नमस्कार। तो भी कैसे हैं आप लोग। तो भी हम सर्कल के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। मैंने आपको इसकी बेसिक बातें बताई थी दो चार, और उन्हीं दो चार बातों पे मैंने सर्कल के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। देखो, जो सर्कल जो चैप्टर है ना, ये बहुत इजी चैप्टर है। इसमें आपको कोई थ्योरम्स वगैरह ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी है। मैंने जो चार पांच बातें आपको बताई, उनका आप अगर अच्छे से ध्यान रखेंगे ना, तो उन्हीं का आगे यूज होकर काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले आप ये बेसिक जो बातें हैं, इन पे बेसिक क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ इजी इजी, वो सारे आप समझ लीजिए। उसके बाद हम जो क्वेश्चन डिस्कस करें वो आपके आराम से समझ आ जाएंगे। अगर आपने बिल्कुल बेसिक बातें नहीं समझी ना, तो फिर उन क्वेश्चंस को समझना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि क्वेश्चंस काफी अच्छे होने वाले हैं आगे की क्लास में। ठीक है, तो भाई चीजों को अच्छे से समझने की कोशिश करना। तो देखना भाई, आज का हमारा क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि इफ ए बी सी डी आर इक्वी डिस्टेंस देन फाइंड। ये तो एंगल बताने। इक्वी डिस्टेंस का मतलब है कि ये जो लेंथ है ना, यहाँ से ये आर्क इक्वल है। मतलब ये आर्क जो ऐसे मान लीजिए कोई एक सर्कल होता है, ये जो होता है ना उसका पार्ट, मान लीजिए एक सर्कल है और यहाँ से यहाँ तक लेंथ जैसे मान लीजिए ए बी है, तो इसको आर्क बोलते हैं। और इसको ए से डिनोट किया होता है। ए बी और आर्क के लिए इसको ए से दे देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए बी एक लाइन है, मैं कहूँ कि यहाँ से यहाँ तक ए बी एक लाइन है, तो आपने देखा होगा कि इस लाइन को अगर लिखना है तो इसे लिख देते हैं ए बी लाइन। ठीक है, ये लाइन हो गई। लेकिन अगर कहीं पे आपके पास ऐसा लिखा है कि ए बी इस तरीके से घुमा दिया, इसका मतलब है कि ए बी आर्क है, मतलब सर्कल का कोई ये पार्ट लिखा हुआ है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ये आर्क होता है। तो देखो, ये तो छोटी सी बात थी। तो यहाँ पे जो आर्क है ना, यहाँ से सारी लेंथ इक्वल है, मतलब ए बी बी सी सी डी और ये डी ई इक्वल है। अब आपको मैंने एक बात बताई थी कि जो इक्वल आर्क होते हैं ना, वो इसके सेंटर पे इक्वल एंगल बनाते हैं। यानी आप इन जब सारे के सारे आर्क को मिलाओगे ना, तो ये सारे इक्वल एंगल बनाएंगे। मतलब ये जो भी यहाँ से बने हुए ना, सारे के सारे एंगल क्या बनेंगे, इक्वल। देखो कितने पार्ट में बट गया, 1 2 3 4, कितने में, 5। तो टोटल 5 पार्ट में बट गया। यानी ये जो एंगल है ना, वो भी 5 इक्वल पार्ट में। अगर ये इक्वी डिस्टेंस है, अगर बराबर है, तो ये 5 इक्वल पार्ट में बढ़ जाएंगे। तो बताना जरा कितने कितने एंगल हो जाएंगे। तो टोटल एक पॉइंट पे 360 का एंगल बनता है, उसको आप 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो कैसे करेंगे भाई, 360 को 5 से डिवाइड करने से कितना चला गया, 72। मतलब ये जो सारे एंगल होंगे वो कितने कितने डिग्री के हो जाएंगे, 72 डिग्री के। अब क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इतनी बात आपको समझ आ गई। जैसे मान लीजिए यहाँ पे टोटली पॉइंट है, यहाँ पे तो 5 पॉइंट दिए थे, यहाँ पे 10 पॉइंट दिए होते ना, तो 10 इक्वल पार्ट में बढ़ जाते हैं। यानी कितने हो जाते हैं भाई, 36 डिग्री के एंगल बन जाते हैं। अब आपसे पूछा कि आप मुझे एंगल बताओ ए सी डी कितना आएगा। ध्यान से देखना भाई, ए सी डी कितना आएगा, ए सी और डी, ये आपसे एंगल पूछा है। मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ भाई। आप मुझे एक बात बताओ, मान लीजिए ये इसका सेंटर था इस सर्कल का। तो मैं आपसे कहूँ कि अगर ये एंगल की बात करूँ कि यहाँ से यहाँ तक ये एंगल बोलो जरा कितना बनेगा, तो आप क्या बोलेंगे कि ये जो सर्कल था ना, ये कितने पार्ट में बटा हुआ था। इसके 1 AB BC और CD, ये टोटल कितने पार्ट में बटे हुए थे आपके, 1 2 3 4 5, यानी 5 पार्ट में बटे हुए थे। इसका मतलब जो ये एंगल बनेंगे ना इससे सर्कल पे, वो 5, ये सेंटर पे वो 5 इक्वल एंगल बनेंगे। और कितने कितने डिग्री के बनेंगे, तो 360 में डिवाइड कर दो तो 72 डिग्री के बनेंगे। तो यहाँ पे देखो कितने लेंथ दिए, ए ई, और इसी यहाँ पे इसको दो पार्ट में बांट दिया। मतलब ये यहाँ वाला एंगल होगा ना, अगर मैं इसको मिला दूं तो ये दो 72 हो गए। मतलब टोटल कितना हो गया, 72 इंटू 2 यानी कितना हो गया, 144 डिग्री। अब ये 144 बना ना, तो आपको मैंने बताया था, अगर इस ये आर्क, अब यहाँ से एडी आर्क सेंटर पे 144, तो यहाँ पे क्या बनाएगा, हाफ बना लेगा। यानी इसका हाफ कितना होगा, 72 डिग्री आपका क्या आ गया, एसीडी की वैल्यू आ गई। बड़ा इजी सा था, बस बात को समझने की जरूरत थी। ठीक है, अगर आपको पॉइंट समझ आता है, ऐसे क्वेश्चन और भी बताऊंगा मैं, छोटे छोटे से पॉइंट है। अब अगला क्वेश्चन देखना जरा क्या था आप लोगों के पास, कि ए सी ई की वैल्यू बताओ। ए सी ई मतलब ये वाली वैल्यू बताओ आप कितनी आएगी, ए सी और ई, ये एंगल बताना कितना आएगा। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये जो आर्क है ना, ये इसके सेंटर पे कितना डिग्री का एंगल बनाएगा। तो आप कहेंगे ये 72 का बनाएगा, और ये क्या बना देगा, हाफ 36 का। या तो ऐसे कर लेना, या फिर आप लोगों के पास सीधा सा रास्ता है। मुझे एक बात बताना कि ये टोटल कितने पार्ट में बट गया है, ये जो सर्कल है ये कितने पार्ट में बट गया भाई टोटल। तो आप कहेंगे 5 पार्ट में बट गया। यानी इसके सेंटर पे तो टोटल जब आप सारे के सारे एंगल लोगे ना, तो कितने बनेंगे भाई, 360। लेकिन यही पार्ट अगर ये 360 बन रहे हैं, तो यही पार्ट अगर इसके सरकमफेरेंस पे बनाता है ना, तो आपको पता है सरकमफेरेंस वाला एंगल कितना हो जाता है, इसका हाफ होता है। तो आप कहेंगे यहाँ पे अगर सेंटर पे 360 बना है ना, तो इसकी सरकमफेरेंस पे कितना बनेगा, 180 डिग्री। यानी कि आपको क्या करना है, ये 5 पार्ट में बटा हुआ है, यानी इस 180 को 5 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा भाई, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आ जाएगी 36 डिग्री। जैसे मान लीजिए आपको अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आप मुझे इसकी वैल्यू बताओ, ए सी डी की वैल्यू कितनी आएगी। ध्यान से देखना, किसकी वैल्यू पूछी थी आपने, ए सी डी की वैल्यू पूछी थी।
तो मुझे एक बात बताओ, कितने पार्ट में बटा 5 में, तो आप क्या कर दो, 180 को 5 से डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है। अब मुझे बताओ कितने वैल्यू चाहिए, एक तो ये ए ई और एक ए, मतलब आपको दो चाहिए, मतलब यहाँ से देखो टोटल दो पार्ट बन जाएंगे ना, एक तो इधर वाला एक इधर वाला, तो किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से, ये इसकी क्या आ जाएगी वैल्यू, आ जाएगी यहाँ वाला एंगल। समझ रहे बातों को, बड़ी आसान आसान सी बात है, अगले क्वेश्चन में देखना समझ आ जाएगी आपको। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आप लोगों के पास है, कह रहा है कि ऑल पॉइंट आर ऑन इक्वी डिस्टेंस, मतलब ये जो है ना, इससे सरकमफेरेंस में है, जो भी लिखा हुआ है उस पर ध्यान ना दो, कि ये जो पॉइंट्स है सरकमफेरेंस में है और सारे के सारे इक्वल डिस्टेंस में है। तो आप मुझे बताना, ये जो जो आपको एंगल दिए उनकी वैल्यू बताओ, ध्यान से देखना। आप मुझे एक छोटा सा पॉइंट बताओ भाई, ये टोटल पॉइंट कितने हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो ए बी सी डी, ये टोटल ये कितने पार्ट बन गए भाई, ये सारे के सारे पार्ट इसके इक्वल हैं, मतलब ये हो गया, ये हो गया, ये सारे पार्ट इसके इक्वल हैं भाई। तो टोटल कितने पार्ट हो गए भाई, ये 8 पार्ट हो गए। आप देख लीजिए, चाहे एच तक है तो कितने हो गए, 1 2 3 4 8 हो गए। तो आप मुझे एक छोटी सी बात बताना, अगर ये 8 हो गए तो आपसे ए डी जी पूछा है, मतलब ए डी और जी, ये एंगल आपसे पूछा है कि आप ये बताओ। तो ध्यान से देखो, 8 पार्ट हो गए, तो अब सरकमफेरेंस वाला ये एंगल आपसे पूछा है, तो मुझे बताना सरकमफेरेंस में टोटल कितना डिग्री का एंगल बनता है। आप कहेंगे भाई 180 डिग्री का बनता है। तो 180 को कितने पार्ट में बांट दिया, 8 पार्ट में। या तो वैसे कर लेना कि इस पॉइंट पे 360 यहां से ले लो, कि यहां से 360 बनेगा, उससे डिवाइड कर लो। लेकिन 360 अगर यहाँ पे मान लीजिए, ये मैं कहूँ कि यहाँ पे अगर 2 थीटा एंगल बनाया है, तो यही एंगल यहाँ पे कितना बन जाएगा, थीटा। तो वही कहानी हो जाती है, इसलिए मैंने इसको ऐसा लिख दिया, ठीक है। इस बात को समझने की कोशिश करो। तो 180 को 8 पार्ट में बांट दिया। अब मुझे बताओ आपको कितने पार्ट चाहिए भाई, आपको ए एच और एच जी यानी 2 पार्ट चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कितना आ गया 4 और 4 4 16 और 45 डिग्री इसकी क्या आ गई, वैल्यू आ गई। मतलब ये एंगल कितना बनेगा, 45 डिग्री आपका आंसर आ गया। आई मेरी बात समझ, बड़ा इजी है, बस चीजों को थोड़ा थोड़ा आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। तो ये बहुत आसान आसान सी चीजें, बस समझोगे तो आराम से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चलिए आगे वाला कौन सा पूछा है, बी डी जी बताओ। आप मुझे बी डी और जी बताओ कितना आएगा। देखो इसको भी कर लेते हैं, बहुत आसान सा है, बी डी जी। जो भी आपको कहा है ना वो क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कितने पार्ट में बटा है, बी डी और जी। यहाँ से ये वाला बताया, तो आपको पहले तो पता 8 पार्ट में बटा, यानी 180 डिवाइड बाय कितना आ गया 8 इंटू, ये देखो कितने पार्ट है 1 2 और 3, तो किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा एंगल जो भी आना है। समझ रहे बात हो, या फिर वैसे उस तरीके से कर लेना। आप ए डी एच पूछा है, ए डी और एच, ए डी और एच ये पूछा है, तो ये तो वही हो गया। एक सेकंड, ए डी एच ये पूछा है, ये वाला। चलिए 1 मिनट में इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। तो ये देखो आपसे कौन सा एंगल पूछा था, ए डी एच ये पूछा है। तो ये तो भाई सिंगल पूछा है, तो किससे डिवाइड कर दो, 180 को 8 से डिवाइड कर दो। ये देख लेना 8 ही पार्ट है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, एच तक है तो एच 8 नंबर पे आता है, 8 पार्ट में डिवाइड हो गया। समझ रहे हैं बातों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखना, ये भी वैसा ही है, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है आप लोगों को। ऑल पॉइंट आर ऑन इक्वी डिस्टेंस देन फाइंड एक्स, तो एक्स की वैल्यू बताओ। पहले तो देखो पॉइंट कितने हैं, तो आप क्या बोलेंगे, ए से लेकर जे तक है, तो जे कितनी नंबर पे आता है भाई, 10 नंबर पे आता है, तो ये 10 पार्ट में बटा हुआ है। तो भाई 10 पार्ट में बटा हुआ है ना, तो आपको देखो ये एक्स निकालने के लिए आपको इन दो चीजों की जरूरत है, ठीक है। मैं ये दो चीजें निकाल लेता हूँ, ये एक्स निकालने के लिए, और आप आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। मुझे बताना कि इससे सरकमफेरेंस में 180 डिग्री का एंगल बनेगा, और टोटल कितने हो गए 10 पार्ट, तो 10 से डिवाइड कर दो। आपको मान लीजिए ये एंगल चाहिए, मैं कहूँ कि ये एंगल कितना है, तो आप बताना जरा ये एंगल कैसे निकालेंगे। तो ये एंगल निकालने के लिए मैं क्या करूंगा कि ये देखो कहां से कहां तक है, इस जे से तक, मतलब एक ही पॉइंट चाहिए आपसे, जे से तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना डिग्री आ गया, 18 डिग्री इसकी वैल्यू आ गई। कोई दिक्कत है किसी को। अब देखो, अब अगर ये एक्स चाहिए, ये वाला एंगल मुझे चाहिए, क्योंकि एक्स तो इन दोनों के सम के बराबर। तो ये देखो ये एंगल किससे मिला हुआ भाई, ये है। ये तो किससे मिला हुआ है, सी से डी तक, और डी से, मतलब दो पार्ट में 180 तो 10 से डिवाइड किया और फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया 36 डिग्री। भैया मैं क्यों कर रहा हूँ, ये तो समझ आ रहा है ना। मैंने शुरुआत में बताया है इसको कि ये किस तरीके से बन रहा है। तो 36 और 18 कितना हो गया, ये 54 डिग्री इसका क्या आ गया आंसर। और कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो आप देख लेना, ठीक है। बड़ा आसान सा है, कुछ खास बात नहीं है इसमें, बहुत इजी इजी से क्वेश्चन है। चलिए इसको देखो, इसमें कोई भी पूछ सकता है किसी भी तरीके से। अगले जे तक है, मतलब 10 नंबर तक है, तो 10 नंबर तक है तो इनको मिला दीजिए आप, और फिर आपका आंसर आराम से आ जाएगा, ठीक है। ये एंगल बताना जरा कितना आएगा, तो 10 है तो 180 को डिवाइड कर दो 10 से, क्योंकि आपको ये 10 पार्ट में डिवाइड कर देना एंगल। 180 होता है उसको 10 पार्ट में। यहाँ पे कौन सा चाहिए, ये तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये एंगल है वो 36 हो जाएगा। चलिए भाई, अब सेम इसी तरीके से इस एंगल की बात करता हूँ, ये कितना होगा।
तो ये 180/10 तो हो ही गया, फिर 1 2 और 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना होगा 54 डिग्री। अब आपको अक्स की वैल्यू पूछी थी, तो मुझे एक बात बताना, अक्स की वैल्यू, तो ये एंगल कितना हो जाएगा अक्स वाला, आपको इस एंगल का तो पता है कि कितना होगा, इसके बराबर ये भी तो अक्स ही होगा ना, तो अक्स होगा तो जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया 80 और 90 हो गया, तो 90 हो गया, तो ये एक्स की वैल्यू कितनी बन गई भाई, एक्स की वैल्यू आ गई 90, आपका आंसर हो गया। जो एंगल पूछे ना वो आप बता सकते हो, कुछ खास कहानी नहीं है इसमें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। चलिए ये क्वेश्चन बताओ, ये तो बहुत ही लॉलीपॉप सा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे भाई, ये एक्स है, ये 18 है, ये 10 है, ये 12 है यहाँ वाली, तो आप मुझे बताओ एक्स की वैल्यू बताओ। तो देखो करना क्या है, ऐसा क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूँ आपको, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको मैंने डिस्कस किया है। आपको मैंने ये बताया था कि अगर इस तरीके से कोई दो सर्कल टच कर रहे हैं, अगर कोई दो सर्कल टच कर रहे हैं और ये से लाइन ड्रॉ है, तो ये दोनों लाइनें पैरेलल होती हैं। क्यों पैरेलल होती हैं बता देता हूँ भाई, एक बार फिर से बता देता हूँ कि क्यों पैरेलल होती है। भाई जिस पॉइंट पे टच कर रहे हैं ना, वहां से मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूँ, जिस पॉइंट पे टच कर रहे हैं वहां से मैंने क्या कर लिया, एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, जिस पॉइंट पे टच कर रहे हैं। अब मुझे बताओ कि अगर इसका ये एंगल थीटा है, मान लीजिए मैंने कहा कि ये एंगल थीटा है, तो आप इस छोटे अंदर वाले सर्कल को भूल जाओ भाई, ये छोटे वाले को, आप इस बड़े वाले में देखना, ये एक ट्रेंगल बना हुआ आपके पास, एक ट्रेंगल बना हुआ है। और जब कोई ट्रेंगल होता है, और मैंने बताया था कि ये एंगल अगर थीटा है तो इसके पास वाला ये छोड़ दो, ये भी कितना होगा, थीटा होगा। मैंने बताया था क्यों होगा, वो भी बताया मैंने। सेम इसी तरीके से अब बाहर वाले सर्कल को भूल जाओ, इसमें देखो, इसमें ये ट्रेंगल बना हुआ है, तो ये ट्रेंगल बना हो तो आप मुझे बताना इसका ये एंगल थीटा है, तो इसको छोड़ दो, ये भी कितना होगा, थीटा। जब ये दोनों एंगल थीटा थीटा है, तो भाई ये दोनों थीटा थीटा मतलब ये क्या हो गई भाई, दोनों लाइनें पैरेलल हो गई। तो पैरेलल लाइन होते हैं किसी ट्रेंगल में, इस ट्रेंगल में देखना पैरेलल का आपको पता है ये क्या होता है, जो इधर रेशियो वो इधर, यानी x/10 ये बराबर होगा किसके, 18/12 के। सही बोलने लग रहा हूँ, तो अब आपके यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, जो भी आपका आंसर आता है आंसर है। समझ में, 6 से 2 बार कट गया, 6 से 3 बार कट गया, 2 से कितनी बार कट गया भैया, 5 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 15, यहाँ पे आंसर हो गया आपका। बहुत इजी सा था, बस ये पॉइंट ध्यान में रखना कि अगर कोई दो सर्कल टच करते हैं ना इस तरीके से, तो और आप उसकी इस तरीके से कोई लाइनों को मिला देते हो, तो ये लाइनें पैरेलल होते हैं, इस बात का ध्यान रखने का। दो नहीं चाहिए, यहाँ पे 3 भी सर्कल कट कर रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है, तीनों लाइनें पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, इसमें कोई इश्यू नहीं है, पैरेलल होते हैं। कैसे होते हैं वो मैंने बता ही दिया है। आज की क्लास के क्वेश्चन काफी इजी इजी से है, बस आपको समझने की जरूरत है। उससे आगे की जो क्लासें आएंगी उनमें जो क्वेश्चन होंगे वो काफी अच्छे होंगे, आपको उसमें बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, और वैसे क्वेश्चन करेंगे तो आप आराम से कोई भी क्वेश्चन आप खुद आप कर सकते हैं। CD is tangent O is center then find x, तो x की वैल्यू बताओ। ये 50 है और ये 30 है, तो आप मुझे एक छोटा सा बात बता दो, ये 50 है ये 30 है, अगर मैं इससे सेंटर है ओ सेंटर है, तो मैं इस लाइन को मिला देता हूँ भाई। जैसे इस टेंजेंट को मिलाया ना, तो ये एंगल कितना होता है भाई, टेंजेंट पर तो रेडियस 90 डिग्री का एंगल बनाती है। बोला है मैंने कि टेंजेंट पे रेडियस 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो जैसे मिला 90 हो गया, ये इधर वाला 50, तो ये कितना बना भाई 40 डिग्री बच गया। अब ये दोनों तो रेडियस है, तो ये 40 तो बोलना, ये भी कितना होगा 40 डिग्री, सही बोल रहा हूँ। अब आपके पास ये एक ट्रेंगल है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि ये तो 50 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो बताना ये पूरा कितना हो जाएगा, बार वाला 80 डिग्री, ये 80 जिसमें से इधर वाला 40 होगा, तो बोलो ये भी कितना होगा 40 होगा। सेम इसी तरह रेडियस है, तो ये भी 40, तो अब अक्स की वैल्यू तो आप बता सकते हो 40 40 80, तो 180 में से कितना घटा दिया मैंने, 80 डिग्री, तो बस कितना गया भाई, ये 100 डिग्री, तो अक्स की वैल्यू कितनी आ गई 100, खत्म हो गया क्वेश्चन। अरे बात इसमें बहुत आसान सा क्वेश्चन था। चलिए इसको देखो, ये भी बड़ा इजी सा। इफ एबीसी इज इक्विलेटरल, मतलब एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल का मतलब क्या होता है, इसकी तीनों साइडें बराबर, तीनों एंगल बराबर। डीई इज टेंजेंट, डीई टेंजेंट है ए सी ई 40 डिग्री, ए सी और ई 40 डिग्री, मतलब ये एंगल जो है ना, ये कितना दे रखा है भाई इन्होंने, ये कह रखा है कि 40 डिग्री है। चलिए, और ए ई सी इक्वल टू 4 सी डी ई, सी डी ई कहाँ है, सी डी ई, मतलब अगर ये एंगल थीटा है ना, अगर ये एंगल मैं थीटा मानता हूँ, तो ए ई सी 4 थीटा हो जाएगा, मतलब ए ई सी कितना हो जाएगा भाई, इसका 4 थीटा हो जाएगा ए ई सी की वैल्यू। ठीक है, ये क्वेश्चन ने बोल रखा है। चलिए अब ध्यान से देखना, ये इसकी टेंजेंट है। मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप मुझे एक बात बताना कि ये सारे के सारे एंगल इसके 60 डिग्री थे, ये भी कितना है अभी 60 डिग्री हो गया, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सेम इसी तरीके से ये भी 60 हो गया, अब ये भी 60 हो गया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मान लीजिए कि ये जो एंगल है ना, ये एंगल, इसको अगर मैं अल्फा मान लूँ, तो मुझे बताना ये एंगल कितना हो जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा 60 माइनस अल्फा, क्योंकि पूरा एंगल कितना था 60 था।
सही कहने लग रहा हूँ, पूरा एंगल 60 डिग्री था। अब ये बात अगर आपको समझ आए ना कि ये अल्फा था, ये 60 माइनस अल्फा था, तो आप एक पॉइंट और बताना मुझे इसी में कि मान लीजिए कोई ट्रेंगल है, ठीक है, इतना सब करने की जरूरत ही नहीं थी हमें, तो डी सी बी की वैल्यू चाहिए थी, डी सी और बी की वैल्यू चाहिए थी, मतलब 60 माइनस अल्फा, ये वाला एंगल आप लोगों को चाहिए था कि ये एंगल कितना होगा। चलो एक मिनट ऐसे देखो इसको, एक सेकंड देखना। आप मुझे एक बात तो, ये टेंजेंट है, ठीक है, टेंजेंट है, तो टेंजेंट है तो ये पूरा एंगल कितना होगा भी, ये भी पूरा 60 डिग्री होगा। इतना पॉइंट तो आपको समझ आया कि ये पूरा 60 डिग्री होगा। अब ध्यान से देखना आप कि ये पूरा एंगल 60 डिग्री होगा। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो इसमें ये टेंजेंट है, तो मुझे बताओ ये इस ट्रेंगल को देखना, इस ट्रेंगल को, इस ट्रेंगल को, इस ट्रेंगल में आप देखेंगे ना, तो आपको पता है कि टेंजेंट के साथ में ये जितना एंगल होता है ना, उतना इसको छोड़कर ये भी उतना ही होता है, मतलब ये भी कितना बनेगा भाई, 60 डिग्री एंगल बनेगा। बोलो किसी को दिक्कत है तो, ये भी कितना बनेगा, 60 डिग्री। सही बोलने लग रहा हूँ। तो अब आप इस ट्रेंगल में आ जाओ, यहाँ वाले में, ये कौन सा है भाई, ये है ए, ई और सी, जिसमें ये दे रखा है 40 डिग्री और ये दे रखा है 4 थीटा, और ये 4 थीटा है भाई, और ये बाहर वाला एंगल कितना दिया हुआ, 120। तो आपको पता है ये एक्सटर्नल एंड इंटरनल के सम के बराबर होता है, तो कितना बनेगा, 4 थीटा प्लस 40 बराबर 120, यानी कितना आ गया भाई 40, ये 80 बन गया, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 20 डिग्री। बोलो आई कि नहीं आई। तो आप कहेंगे कि थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बताना जरा, तो थीटा की वैल्यू आ गई 20 डिग्री। आपसे कौन सा एंगल पूछा था भाई, आपसे पूछा था आप मुझे कौन सा एंगल बताइए, थीटा की वैल्यू 20 है, तो यहाँ पे 20 डिग्री थीटा की वैल्यू लिख लो। आपसे पूछा था आप डी सी बी यानी ये एंगल बताओ। अब आप इस ट्रेंगल को ध्यान से देखो, इस ट्रेंगल को, इस ट्रेंगल में मुझे एक बात बताना कि ये एंगल 20 है, ये पूरा 180 है, तो ये बोलो टोटल कितना होगा 40, तो ये बचेगा कितना भाई, ये 40 डिग्री का एंगल आप लोगों का बच जाएगा। जैसे ये 40 बचाना, तो ये बोलो जरा कितना हो गया भाई, 20 डिग्री इसकी वैल्यू आ गई, आपका आंसर है, मतलब ये एंगल कितना होगा भाई, 20 डिग्री होगा। आई मेरी बात समझ, बड़ा आसान सा, और भी तरीका है करने का, ठीक है। और अगर कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक होते हैं ना, तो भी आप कर लिया करें खुद से, कई बार हो जाती है मिस्टेक, बड़े इजी इजी क्वेश्चंस में मिस्टेक हो जाती है। चलिए इसको देखना भाई, ये भी बहुत लॉलीपॉप सा क्वेश्चन है। इफ एबीसीडी इज रोम्बस, रोम्बस समझते होंगे क्या होता है, जिसकी सारी साइडें इक्वल होती हैं और पैरेलल होती है, उसको रोम्बस बोला जाता है। एक क्वाड्रिलेटरल जिसकी सभी साइडें इक्वल और पैरेलल भी हो आमने सामने की, तो वो क्या होता है भाई, रोम्बस होता है। डी इज सेंटर ऑफ द सर्कल, एईसी की वैल्यू बताओ। बड़ा आसान है भाई, ये रोम्बस है एबीसीडी, तो भाई सारी साइडें क्या हो गई, बराबर हो गई। अब ये बराबर हो गई, तो ये एडी और डीसी तो रेडियस ही तो है, तो मैंने इसको मिला दिया भाई, किसको मिला दिया, इस वाले को। तो भाई ये भी तो रेडियस ही है, यानी ये भी इनके बराबर है। तो इसमें दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बने, तो बताना ये एंगल कितना होगा 60, ये भी कितना होगा भाई 60। तो 60 60 सेंटर पे 120, तो बताना ये कोड देखो, जो AC आर्क है ना वो सेंटर पे 120 बना रहा, तो यहाँ पे कितना बनाएगा 60 डिग्री। आपसे AEC की वैल्यू पूछी थी, क्या हो जाएगा 120 का, आप कितना हो गया भाई ये 60 डिग्री। आ गया समझ, बड़ा आसान सा था। चलिए इस पे आइए, O is center, AO equal to BC, find x ratio y। AO equal to BC, AO और BC बराबर है, तो भाई AO और BO भी रेडियस है, यानी ये भी इसके बराबर है। तो मैं आपसे कहूं कि ये y है, तो इधर वाला ये भी कितना बनेगा, y बनेगा। तो ये y तो ये बोलना जरा कितना हो गया 2y, क्योंकि एक्सटर्नल एंगल है, y हो गया 2y हो गया। सेम इसी तरह रेडियस थी, तो ये कितना हो गया 2y। अब मुझे आप एक बात बताना कि ये 2y तो ये कितना हो जाएगा भाई यहाँ वाला, तो इस ट्रायंगल में 180 में से क्या घटा दो भाई, ये 2 यानी टोटल 4y घटा दो। अब इस लाइन पे देखना पूरे एंगल का सम कितना होता है, तो आप कहेंगे 1x प्लस 180 माइनस 4y प्लस y इक्वल टू 180 होता है। तो 180 से तो 180 कैंसिल हो गया, इधर बचा 3y, तो x बराबर कितना हो गया 3y, यानी x अपॉन y का रेशियो कितना हो गया 3:1x y का रेशियो आ गया आप लोगों के पास। बड़ा आसान सा था, आई बात समझ। बहुत इजी इजी से क्वेश्चन है, बता रहा हूं मैं, बस आप चीजों को समझे धीरे धीरे, बहुत आसान से क्वेश्चन है। अगली क्लास के क्वेश्चंस काफी अच्छे होंगे, ये बहुत इजी क्वेश्चंस है। इफ O एंड Y आर सेंटर्स, मतलब O और Y जो है वो इन सर्कल के सेंटर है, AX इक्वल टू 9 है और x भी इक्वल टू 5 है, तो आप रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल की रेडियस बताओ। भाई आप मुझे बताना A से लेकर x तक की वैल्यू कितनी है भाई, तो आप बोलेंगे A से लेकर x तक जो है O सेंटर है, ये आपको पता है, तो AB डायमीटर हो गया, A से x तक 9 हो गया और x से B तक कितना होगा 5 हो गया। आप मुझे बताओ AB टोटल कितनी होगी, तो 9 और 14 होगी, तो बताना ये O इसका सेंटर है कि नहीं है। तो AO और OB तो रेडियस होगी, तो ये पूरी 14 है, तो कितनी हो जाएगी 7,
ये 7 है, ये 9 है, तो ये 2 हो गई, और ये कितनी बच गई भाई? 5 आप लोगों के पास। सही बोलने लग रहा हूँ? अब देखना जरा ध्यान से कि ये सेंटर है और यहाँ पे इस टच कर रहा है उस पॉइंट पे, ये तो 90 डिग्री का है भाई, ये टेंजेंट ही तो है ना इस सर्कल की, ये छोटे वाले सर्कल की टेंजेंट है। तो रेडियस है वो टेंजेंट पे क्या होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और मैंने आपको एक बात बोली थी कि मान लीजिए कोई सर्कल टच करते हैं ना, इंटरनली या एक्सटर्नली, तो उनके जो सेंटर सोर्स जिस पॉइंट पे टच करते हैं ना, वो सारे एक लाइन में होते हैं। मैंने एक बात बोल रखी है आपको पहले भी कि जब भी कोई दो सर्कल टच करते हैं, चाहे वो इंटरनली टच करें चाहे वो एक्सटर्नली टच करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना ध्यान रखना कि उनके सेंटर्स जो होते हैं ना, और जिस पॉइंट पे टच करते हैं वो सब एक लाइन में होते हैं। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो भाई जब आपको ये पॉइंट पता है, तो आपको पता है ये इसका सेंटर और ये टच कर रहे हैं, यानी ये इस एक लाइन में होंगे। तो मुझे बताना है छोटे वाले सर्कल की रेडियस में स्मॉल आर मान लेता हूँ। ठीक है, स्मॉल आर मान लिया, तो ये भी स्मॉल आर हो गई। मुझे बताना है इस पूरे बड़े वाले की रेडियस ओजेड, इसकी रेडियस ही तो है। तो ये पूरी लेंथ जो ओजेड थी वो कितनी होगी भाई, इसकी रेडियस वो 7 होगी। तो पूरी 7, ये आर, तो ये बच कितनी गई भाई, 7 माइनस आर। अब आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है यहाँ पर, ये रहा, जिसमें ये लिखा हुआ है 7 माइनस आर, और ये लिखा हुआ आर, और ये बन गया 2, 90 डिग्री। तो अब तो आप बता ही सकते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी 7 माइनस आर का स्क्वायर बराबर होगा 2 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो कर लीजिए भाई, 49 प्लस आर स्क्वायर माइनस 14 आर बराबर 4 प्लस आर स्क्वायर। ये तो आर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 4 इधर जाके घटेगा तो कितना आएगा, 45 इक्वल टू 14 आर। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ गई, 45 अपॉन डिवाइड बाई 14, इसका क्या आ गया आंसर। अगर कहीं कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक है तो आप खुद से उसको देख लें। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का क्या था आंसर, बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। बस दो बातें आपको समझ आनी, एक ही पॉइंट मैंने बताया था कि जब भी सर्कल टच करते हैं, या वो इंटरनली टच करें चाहे वो एक्सटर्नली टच करें, हमेशा ही, जैसे मान लीजिए कि दो सर्कल हैं, ठीक है, ये एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, यानी बाह्य टच कर रहे हैं, तो इसका मान लीजिए सेंटर ये P है और ये इसका Q है, और ये इस पॉइंट पे टच कर रहे हैं, तो ये हमेशा ही ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, यानी ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे। ठीक है, मतलब एक ही लाइन पर होंगे तीनों पॉइंट। ऐसा नहीं है कि ऐसे टच करें, मान लीजिए दो सर्कल ऐसे टच कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से आपका इसका सेंटर यहाँ, इसका सेंटर यहाँ, ये पॉइंट ऐसे टच कर, ऐसे नहीं होगा ये कभी। ठीक है, ये एक ही लाइन पे होंगे। ये क्यों होंगे इसका रीजन भी बता देता हूँ, चलिए ये क्यों होंगे उसका रीजन भी बता देता हूँ, शायद मैंने बताया होगा। जैसे मान लो ये मैं दो सर्कल ले लेता हूँ, आप इंटरनली ले लो चाहे एक्सटर्नली ले लो, भाई ये एक पॉइंट पे टच करेंगे, कोई भी पॉइंट हो सकता है, वो पी पॉइंट हो सकता है, क्यों हो सकता है, जिस पॉइंट पे टच करेंगे ना, वहां से मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ। क्या ड्रॉ कर देता हूँ, जिस पॉइंट पे टच करेंगे वहां से टेंजेंट। तो मैंने कहा एक पॉइंट था उस पर टच करेंगे, तो बताना टेंजेंट पर ये रेडियस होती है वो कितना डिग्री एंगल बनाती है, 90 डिग्री। और सेम इसी तरीके से यहां से भी ये रेडियस कितना बनाएगी, 90 डिग्री। यानी एक ही पॉइंट पर दो लाइनें, वो दोनों आकर यहाँ पे कितना बनाती हैं भाई, 90 डिग्री का एंगल। इधर वाले भी 90 बना रहे, इधर वाले भी, मतलब ये क्या रही होगी, स्ट्रेट लाइन रही होगी। ठीक है, बड़ा इजी सा था पॉइंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखना भाई, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि x y and z are centers, x y equal to 6, y z equal to 9, z x equal to 7, then find the radius of circle with center y। तो जिस सर्कल का सेंटर y है ना, उसकी आपको रेडियस बतानी है। अब भाई ये सर्कल टच कर रहे हैं, ये यहाँ पे टच कर रहा है, ये यहाँ पे टच कर रहा है, आपको पता है कि टच कर रहे हैं, तो इससे सेंटर और ये सब एक लाइन में होंगे, और वैसे भी दे भी रखा है कि एक लाइन में ही है। चलिए ये भी एक लाइन में होंगे। तो आप मुझे एक बात बताना, इस पूरा बड़े वाला जो सर्कल था ना, उसकी रेडियस में मान लेता हूँ आर थी, सबसे बड़े वाले की रेडियस जो इधर है इसको मैं मान लेता हूँ, मान लीजिए आर है ये। ठीक है, चलिए, और इसकी मैं मान लेता हूँ स्मॉल आर, यानी इसकी R1 मान लेता हूँ स्मॉल, और इसकी मैं मान लेता हूँ R2 मान लेता हूँ। ठीक है, तो मुझे बताना ये R1 है, तो यहाँ से x की लेंथ, एक्स वाई की लेंथ कितनी हो जाएगी, तो कैपिटल R पूरी थी, उसमें से मैंने R1 घटा दिया। ठीक है, और ये पूरी कितनी थी, कैपिटल R, उसमें से मैंने क्या घटा दिया, R2 घटा दिया। और ये यहाँ पे क्या होगी, R1, और ये R2 हो गई। समझ रहे मेरी बातों को। देखो मैंने क्या किया कि ये पूरी जो इसकी रेडियस थी इधर वाले की, ये y जिसका सेंटर था उसकी मैंने मान ली R1, और ये क्या मान ली भाई z था उसकी मैंने मान ली R2, और जो पूरा बड़े वाला था उसकी मैंने क्या मान ली भाई, कैपिटल R इसकी रेडियस मान ली। तो आपको पता है ये अक्ष से लेकर b तक, अक्ष भी इसकी रेडियस है और अक्ष c भी इसकी रेडियस है, ये तो दोनों इसकी रेडियस है। तो अब क्या किया मैंने कि अक्ष भी रेडियस है, तो देखो ये लेंथ है ना, ये
वाई बी, ये इसकी रेडियस थी इस वाई वाले छोटे वाले सर्कल की, जिसको मैंने R1 नाम दे दिया। और ये पूरी कितनी थी R, और तो मैंने R में से R1 रो को घटा दिया, तो ये कितना हो गया, एक्स वाई की वैल्यू आ गई। यानी एक्स वाई की वैल्यू मतलब R माइनस R1 जो है वो क्वेश्चन ने कितना दे रखा है, एक्स वाई वो कितना दिया हुआ भाई 6। बोलो दे रखा है कि नहीं दे रखा। सेम इसी तरीके से मैंने कैपिटल R माइनस R2 घटा दिया, तो वो देखो देखें कितना दे रखा है, एक्स जेड आपको दिया हुआ है, जेड एक्स जो कितना दे रखा है 7। सही बोल रहा हूँ। आगे क्या दे रखा है यहाँ से, वाई जेड आपको दिया हुआ है 9, वाई जेड यानी R1 प्लस R2, आपको R1 प्लस R2 दिया हुआ है, जो कितना दिया हुआ है 9। बोलो मेरी बात समझ आई कि नहीं यहाँ तक। अब मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, जैसे ही मैंने इन दोनों को ऐड किया ना, तो कितना आ गया 2R माइनस R1 प्लस R2, ठीक है, इक्वल टू कितना आ गया भाई 13। तो R1 R2 की वैल्यू 9, तो 9 उधर जाके इसमें प्लस हो जाएगा, यहाँ से माइनस 9 तो उधर जाके जुड़ जाएगा, तो बताना 13 और 9 कितना होगा भाई। तो आप क्या बोलेंगे, ये बन जाएगा 22, इसकी वैल्यू आ गई। तो यहाँ से जो R की वैल्यू आई वो कितनी आ गई भाई, R की वैल्यू आ गई 11। आपसे पूछा था कि Y वाले की, यानी R माइनस R1 6 है, तो R की वैल्यू कितना लिख दो 11। तो आप क्या लिखोगे भाई, R की वैल्यू आपके पास 11 माइनस R2 बराबर 6 है, सॉरी R1, यहाँ से देखना ये इक्वेशन देना, इसमें रख दीजिए। आपको जिस सेंटर, जिस सर्कल का सेंटर चाहिए, मतलब रेडियस चाहिए, तो वाई वाले की चाहिए तो R1 चाहिए, तो R यानी R की वैल्यू 11 आ गई। तो 11 माइनस R1 इक्वल टू 6 ये दे रखा है, तो यहाँ से R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। आपको R2 की वैल्यू चाहिए तो उसकी निकाल लीजिए, R2 की चाहिए तो इसमें रख दो यहाँ पे, ठीक है। 11 तो ये कितना हो जाएगा 7 निकलेगा, तो R2 की वैल्यू 4 आ जाएगी। समझ गए बातें, बड़ी आसान आसान सी बातें हैं, ठीक है, बिल्कुल बेसिक बातों पे, कुछ भी इसमें स्पेशल नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चंस थे जो आज की क्लास से थे, काफी इजी क्वेश्चंस थे, बहुत इजी थे। अगली क्लास के जो क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे क्वेश्चन यही होंगे। देखो मैं आपको बता देता हूँ कि सर्कल में है ना, ये जो मैंने बातें बताई है ना, इनके अलावा कोई चीज में यूज नहीं करूंगा, कोई रॉकेट साइंस यहाँ पे नहीं लगेगा। बस ये बिल्कुल इजी इजी सी बातें लगेंगी, लेकिन ये आपको जरूर ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। जब ये बातें आपको ध्यान में होंगी ना, तभी आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, बड़े इजी क्वेश्चन होंगे, लेकिन इजी नहीं मतलब अच्छे क्वेश्चन होंगे। तो आपको शायद ये बातें छोटी मोटी नहीं ध्यान में है तो बहुत मुश्किल भी लग सकते हैं, ठीक है। तो भाई हम चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए थैंक यू। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।